हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑडिट से है। आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ऑडिट का क्या रूल बोलता है। अगर आपकी कंपनी ऑडिट में आती है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपने डेटा को तैयार रखना है। और अगर आप ऑडिट में नहीं जाना चाहते हैं या फिर आपकी कंपनी या फर्म ऑडिट के अंडर नहीं आती है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना डेटा ITR में आपको शो करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका TDS हो, GST हो या डे टू डे आपका रूटीन वर्क हो, फाइनलाइजेशन हो, सारा काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी बाई कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल वे में जा करके इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ऑडिट क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर रूल को बना दिया है कि भाई आप जो भी कंपनी में अपने डेटा एंट्री को आप पास करते हो वो सही है या गलत। अगर आपकी फर्म ऑडिट में आती है तो गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल है कि आपके हर एक डेटा एंट्री को चेक किया जाएगा। तो कौन करेगा? यानी कि CA साहब। CA साहब को ये लाइसेंस दिया गया है, उनको ये अथॉरिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके हर एक डेटा का वो चेकिंग करें। अगर उसमें से कोई भी डेटा अगर सेंसिटिव होगा, यानी कि आपने जानबूझ के कोई गलती किया है या फिर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल नहीं है, तो फिर आप पर क्वेश्चन रेज हो सकता है या फिर आपका वो ITR जाए ही नहीं, आपका ऑडिट रिपोर्ट जाए ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि अगर आपका कंपनी या बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिट में आता है तो उसको रीचेक किया जाएगा, उसी का नाम है ऑडिट। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में नहीं जाता है तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किस तरीके से अपने रिसिप्ट का या अपने टर्नओवर का कितना परसेंटेज दिखा करके हमें गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑडिट का रूल क्या बोलता है, हम ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर इस चीज़ को हम समझ जाते हैं तो बहुत ही ईजी वे में आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं, चाहे वो विथ ऑडिट हो या फिर आपका विदाउट ऑडिट हो। तो दोस्तों, इसको पूरे जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑडिट रूल्स। इसका सेक्शन क्या है? 44AB। देखिए, रूल क्या बोलता है, बहुत ही इसका सिंपल सा रूल है। एनी बिजनेस का माने क्या होता है कि कोई ऐसा व्यापारी जो कि माल का व्यापार करता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं, राइट। वो क्या हो सकता है, या तो इंडिविजुअल या फिर HUF, ठीक है। वेयर द टोटल सेल्स, यानी कि उसका टोटल सेल्स यानी कि उसका टर्नओवर या फिर उसका टोटल रिसिप्ट्स का माने क्या हो गया, मान के चलो कि उसका कोई बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में जितने भी उसके फंड ट्रांसफ़र होंगे यानी कि क्रेडिट होगा, ओके। और प्लस इसके साथ साथ जो कैश में जो कि रिसिप्ट होगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टोटल जोड़ 1 करोड़ को टच कर जाता है तो फिर उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि उनका डेटा ऑडिट में आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स ऑडिट। तो ये वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये वाला रूल किसके लिए है? जो कि बिजनेसमैन है, या तो वो इंडिविजुअल है या फिर आपका वो HUF है जो कि माल का व्यापार करता है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्रोफेशन में, प्रोफेशन मीन्स क्या, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि सर्विस देने का काम करते हैं, अब अगर उनका रिसिप्ट यानी कि टर्नओवर अगर 50 लाख को टच कर गया या 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, उनका भी ऑडिट किया जाएगा, यानी कि वो भी टैक्स ऑडिट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रूल क्या बोलता है कि अगर कोई
ट्रेडर है यानी कि बिजनेसमैन है और वो इंडिविजुअल या फिर HUF है, अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर उसके ऊपर चला जाता है तो फिर उसका टैक्स ऑडिट होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई प्रोफेशनल है, उसका टर्नओवर या टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो गया, फिर उसका भी टैक्स ऑडिट होगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं कि ऑडिट इज़ कंपलसरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड एंड LLP। कहने का ये मतलब है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अब लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी है, जैसे जस्ट लाइक आपका प्राइवेट लिमिटेड है या फिर LLP है, तो इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। इसमें से क्या होगा, कोई भी कंपनी हो इस नेचर का बाय डिफ़ॉल्ट ऑडिट होना है। अब देखिए, अब अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आ जाता है, जो कि इसका कंडीशन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका होता है कि ऑल डेटा एंट्री मस्ट बी करेक्ट, यानी कि आपने जो भी इसमें डेटा एंट्री आपने डाला है या किया है या किसी अकाउंटेंट से करवाया है, वो सारा का सारा सही होना चाहिए एंड इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स रूल। केवल डेटा एंट्री का सही होने से मतलब नहीं है, जो कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रूल में जो जो चीज़ें हमें बताई हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी के अनुसार आपका सारा काम होना चाहिए, तभी तो ऑडिट है ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेटा एंट्री का क्या मतलब है, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल में इंक्लूड किया। जैसे कि आप परचेज की एंट्री डालोगे, आप सेल की एंट्री लोगे, रिसिप्ट है, पेमेंट है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपका GST का मामला हो गया, TDS का मामला हो गया, पेरोल प्रोसेसिंग एंड अप टू फाइनलाइजेशन। तो ये ओवरऑल आपका सारा एंट्री को चेक किया जाएगा कि वो आपका प्रॉपर है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, और प्लस अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल है या नहीं। तो जब तक ये आपका वेरीफाई नहीं होगा, और ये जो वेरीफाई होगा किसी न किसी CA फर्म के ही थ्रू होगा, क्योंकि उसमें आपका क्या जाने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट जाने वाला है, और ऑडिट रिपोर्ट में CA साहब का ही लाइसेंस नंबर रहता है। अब यहाँ पर इसे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि आपका जो चेकिंग होगा वो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई एक हमारा कोई कंपनी है जहाँ के हमने टोटल सर्विस जो रिसीव किया है किससे, फेडेक्स से। और आपको पता है कि फेडेक्स एक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है। अब ये क्या है ना कि मैंने अपने बुक्स में जो कि टोटल वहाँ पर इसे सर्विस बाई किया है वो आपका 5,50,500 है। अब सपोज़ आपका यही डेटा CA साहब के पास गया, अब वो यहाँ पर वो चेक करेंगे कि आपने ये जो सर्विस बाई किया है फेडेक्स से वो 5,50,000 है इन होल फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें कंडीशन अप्लाई ये है ना कि आपको पता है कि इस पर आपका TDS लागू होता है। क्या लागू होता है, TDS, और कितना आपको पता होगा, 2% अंडर कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि 194C। अब कहने का ये मतलब है कि अगर आपने ये सर्विस को जेन्युइन तौर पे अगर आपने रिसीव किया है और अगर आपने इस पे TDS नहीं काटा, तो फिर क्या होगा, CA साहब आपको ये सुझाव देंगे कि भैया ऐसा है कि इस पर आपने TDS को डिडक्ट नहीं किया है, तो फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनेगा, हम कैसे इसको हम आगे बढ़ा दें, हम कैसे इसको इस तरीके से इनकम टैक्स में हम इसे शो कर दें, ये तो गलत है। करेक्ट है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपके हर एक एंट्री को चेक किया जाएगा, हर एक हेड्स को चेक किया जाएगा, चाहे वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या फिर आपका बैलेंस शीट हो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर एक सिर्फ लेजर हेड का मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि आपने ये सर्विस को बाय तो किया, एकदम बिल्कुल सही है, आपका परचेज एंट्री में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, ना ही GST के मामले में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर TDS का मामला यहाँ पर अगर फंसता है, अगर आपने TDS उस पर डिडक्ट नहीं किया है, तो फिर वही होगा कि जो कि CA साहब आपका फाइनल डिसीजन लेंगे, और जो कि रूल यही कहता है कि आपको 2% का TDS काटना है, इसे डिपॉजिट करना है, और उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपका TDS का रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो इसी तरीके से ऑडिट पे क्या होता है ना कि हमारे एक एक एंट्री को चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं कि अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो किस किस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी एंट्री को आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है, ताकि आप अपने एंड से अपने डेटा को फाइनलाइज कर सकें। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि
आप अपने अकाउंट्स को किस तरीके से फाइनलाइज करेंगे फॉर ऑडिट पर्पस, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, प्लस आपको ये यहाँ पे आई बटन में भी दिख जाएगा। आप इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, इस बात की फुल्ली गारंटी है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत ही ईजी वे में आप फाइनलाइज कर सकते हो। कि अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में अगर नहीं जाता है, या फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट में नहीं जाना चाहते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा प्रेजम्पटिव बेसिस सेक्शन। अगर चाहते हैं कि हम ऑडिट में ना जाएं, सपोज़ आप इंडिविजुअल हो या फिर आप HUF हो, तो फिर आपको क्या करना होगा। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई क्या है ना कि बिजनेस के लिए अलग रूल है और प्रोफेशन के लिए अलग रूल है। तो यहाँ पर आप देखें, इफ़ बिजनेस बट लेस देन 2 करोड़, यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर आपका टोटल रिसिप्ट थ्रू बैंक है, बैंक का माने क्या हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में उस साल में, जिस साल का आप ITR फाइल करना चाहते हो, अगर टोटल उसमें क्रेडिट जो हुआ है अमाउंट, अगर वो 2 करोड़ से अगर कम है, तो उसको आपको कितना दिखाना पड़ेगा, उसका मिनिमम 6% आपको शो करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा कि उसका 6% आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये तो बात हो गया डिजिटल ट्रांजैक्शन का। अब उसके अलावा अगर आपने कैश में अगर पैसे को रिसीव किया है, तो वो भी आपका रिसिप्ट में ही ऐड होगा, तो उसका मिनिमम आपको कितना दिखाना है, 8%। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ऑडिट में जाते तो कितना दिखाते, है ना। ऑडिट में अगर आपको लॉस भी होता, अगर वो जेन्युइन है, तो भी आपका काम हो जाता, उसमें आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट है। लेकिन आपका इंटेंशन ये है कि हम ऑडिट में ना जाएं, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए किसी अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, एक एक एंट्री का हमारा रीचेकिंग होगा। हम क्यों नहीं ऐसा करते, हम नॉन ऑडिट में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप नॉन ऑडिट में आते हैं तो आपको मिनिमम अपने डिजिटल रिसिप्ट का मिनिमम 6% आपको उसका प्रॉफिट आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा, और अगर उसके अलावा है कैश में है तो मिनिमम 8% आपको शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑडिट में जाते हैं, सपोज आप अगर ऑडिट में जाते हैं, आपका नेट प्रॉफिट अगर 2% पे निकलता तो भी आपका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखें कितना है, कंडीशन अप्लाई है, आप 6% से नीचे नहीं आ सकते। अगर आप 6% से नीचे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या दिखाना चाहते हो, तो फिर आपको ऑडिट में जाना पड़ेगा। ये बात किसके लिए हो रही है भाई, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप चाहे इंडिविजुअल हो या फिर आप HUF हो। अब इसके अलावा आपका क्या बचाता है, प्रोफेशन में क्या है, वही कंडीशन अप्लाई है, अप टू 50 लाख, है ना, अप टू 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा हो गए तब तो ऐसे भी बाय डिफ़ॉल्ट आप कहाँ चले जाएंगे, ऑडिट में चले जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपको कितना शो करना पड़ेगा। अब अगर रिसिप्ट हुआ थ्रू बैंक, उसका मिनिमम कितना आपको दिखाना है, 50% आपको उसका अपना प्रॉफिट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका कैश के थ्रू अगर रिसिप्ट होता है तो उसका मिनिमम भी आपको 50% दिखाना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों आपका इक्वली है। तो आपको अपने टोटल रिसिप्ट का इतना मिनिमम परसेंटेज आपको दिखाना ही पड़ेगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका है कि नहीं मेरे को इसमें 10% से ऊपर दिखाना है, इसमें 50 के जगह पे 60% को दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आप अपना रिटर्न को जब फाइल करेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, टैक्स पेयर नीड्स टू फर्निश डेटर प्लस क्रेडिटर प्लस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेंट्रीज के बारे में भी आपको वहाँ पर मेंटेन आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको रिटर्न में ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक मसले की बात ये है कि अगर आप ऑडिट में जाते हैं तो एक एक एंट्री आपको करनी है, राइट है ना, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका सही से नेट प्रॉफिट भी निकलेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स का रूल है। ऑडिट में आ गए, एक एक एंट्री आपका रीचेकिंग हो रहा है, और ऑफ कोर्स अगर आपको लॉस होता है वो जेन्युइन है तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि आप ऑडिट में हो, आपको ऑडिट हो रहा है, CA साहब आपका ऑडिट कर रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन आपने क्या किया, आप ऑडिट में नहीं जाना चाह रहे हो,
तो फिर आपको क्या करना है, मिनिमम 6% या फिर 8% अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, और प्लस अगर आप सर्विस प्रोवाइडर में आते हो तो मिनिमम आपको 50% दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या है यहाँ पर फ़ायदा, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर वे में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट लीस्ट जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको डेटर कितना है, आपके पास क्रेडिटर्स कितना है, कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक कितना है, प्लस इन्वेंट्रीज कितना है, वो आपको अपने रिटर्न में शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये रिसिप्ट का जो मिनिमम 6% है प्लस अदर्स जो रिसिप्ट आपको होता है वो मिनिमम 8% आपको किस तरीके से दिखाना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, मान के चलो कि आपके बैंक अकाउंट में पूरे साल में 50 लाख आपका रिसीव होता है, और बाकी जो अदर्स है यानी कि कैश में आपका 15 लाख रुपया आपका रिसीव होता है। तो टोटल आपका जो रिसीविंग जो हो गया उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका 65 लैक्स है ना, यानी कि 65 लाख रुपया। अब रूल क्या बोलता है कि अगर बैंक के थ्रू है तो आप मिनिमम 6% आप दिखा सकते हैं मिनिमम, लेकिन आप चाहें तो इसमें आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप 10% पे दिखा सकते हैं, 50% पे दिखा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन 6% से अगर नीचे आया तो फिर आपको ऑडिट में जाना पड़ेगा। और बाकी जो अदर्स है वो मिनिमम कितना है आपका 8% है, राइट है। अब आपको क्या करना है ना, इसका आपको 6% निकालना है और इसका आपको मिनिमम 8% निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल वे आपको क्या करना है, दिस गुना दिस, करेक्ट ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिएगा और दोनों को आप सम कर दीजिएगा। तो आप देखें, अगर आपका उस फाइनेंशियल ईयर में और आप बिजनेसमैन हैं, 65 लाख का रिसीविंग होता है, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है, तो आपका यहाँ पर 4,20,000 रुपया मिनिमम आपका ये निकला प्रॉफिट। अब इसके ऊपर अगर आपके टैक्स के लायबिलिटी बनती है तो आपको देना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो कि टैक्स का जो रिजीम है, अगर ओल्ड रिजीम में भी हम लोग चलें तो 5 लाख तक तो एग्जम्प्टेड है, आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजम्पटिव बेसिस पे आपको अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो 4,20,000 यहाँ पर निकलता है। अब आप चाहते हैं कि मैं इस पर 6% की जगह पर 10% दिखा दूँ और इसका मैं 12% दिखा दूँ, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 6,80,000 रुपया हो गया। अब जब 6,80,000 रुपया हो गया तो आपको पता है कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो अंडर सेक्शन 80C से लेकर के अंडर सेक्शन 80U तक जो भी आपका रिबेट है, अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो तो आप वो ले सकते हो, राइट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने नेट प्रॉफिट को शो करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इधर। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए कौन सा ITR आपको फाइल करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है यानी कि ऑडिट में आ गया है तो ITR 3 उसके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि नॉन ऑडिट में है, आप नॉन ऑडिट के थ्रू अपने रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए ITR 4 है। और दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका TDS हो, GST हो या डे टू डे आपका रूटीन वर्क हो, फाइनलाइजेशन हो, सारा काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी बाई कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल वे में जा करके इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ऑडिट क्या है, क्यों है, किसके लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।